हेलो बच्चों, ये 22/5/2020 को डेली टास्क टॉपिक क्वेश्चंस लिया हुआ है मेरा। इसके अंदर बहुत से बच्चों ने 3-3 4-4 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। शायद उनको समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन, या फिर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अकॉर्डिंग ये पूछा है, हार्डी-विनबर्ग नियम का उपयोग निम्न में से किस प्रकार के वंशानुक्रम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है। तो हार्डी-विनबर्ग लॉ है वो 1 साल के लिए अप्लाई होता है। छोटा एरिया वो वहाँ अप्लाई होता है, तो इसमें जो छोटा है उसी को करना है। एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होगा इसका, क्योंकि इस पर लागू नहीं होता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव पर लागू होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। एक चौथा क्वेश्चन है, डार्विन विश्वास करते हैं कि जिराफ की लंबी गर्दन होती है क्योंकि। तो डार्विन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि जिराफ की लंबी गर्दन क्यों हुई होगी। तो डार्विन की थ्योरी, डार्विन ने जो सोचा था वैसे ही आपको सोचना है। जिराफ की लंबी गर्दन में वैसे लेमार्क ने दिया था, लेकिन लेमार्क के हिसाब से नहीं सोचना आपको। डार्विन का पूछा है तो डार्विन के हिसाब से सोच के देना है, तो इसका आंसर है वो 4th निकल के आएगा। 5वां क्वेश्चन है, एक एक्स लिंक्ड जीन के 15 एलील है, तब जनसंख्या में संभावित जीनोटाइप क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकलेगा। ये इसका फॉर्मूला है हाफ कोष्टक n² + n। ये n बराबर 15 हो जाएगा और इसको आप रख के देख लेना। तो आंसर है वो 120 निकल कर आ जाएगा। और उसके बाद है, हाँ, 6वां क्वेश्चन है, भौगोलिक और प्रजनन पृथक्करण किससे ज़्यादा संबंधित है। तो जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्शन आइसोलेशन जब भी होता है तो एक नई स्पीसीज़ का निर्माण होता है। इसके अंदर आंसर हो जाएगा स्पीसीएशन यानी प्रजातिकरण। मैं इंग्लिश भी साथ में लिखती हूँ ताकि आप लोग समझ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग गलत करते हो। ये भी हार्डी-विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग है। देखो, हार्डी-विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है और आएगा भी। इसके अंदर देखो, औसत आकार के पंख वाले पक्षी एक गंभीर तूफान में अधिक लंबे और अधिक छोटे पंखों की तुलना में सफलतापूर्वक, यानी औसत वाले जीवित रह रहे, ना लंबे रह रहे हैं जीवित, ना छोटे रह रहे हैं। तो एक औसत वाले यानी बीच वाला जो ग्राफ है वो ज़्यादा उठेगा। उसके अंदर 3 ग्राफ दिए हुए हैं। तो उसके अंदर देखो, हार्डी-विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग देखो, छोटे पंख वाले बड़े पंख वाले नहीं होंगे, छोटे पंख वाले भी नहीं जीवित रहेंगे, और गंभीर तूफान में कौन रहेंगे, औसत वाले रहेंगे। तो ये स्थिर है, ठीक है, स्टेबलाइज इवोल्यूशन हो रहा है। अगर ऐसे पूछ लेता बड़े पंख वाले हो रहे हैं, तो ये जो पीक है बीच वाली, ये इधर खिसक जाती है, एक डायरेक्शन की तरफ खिसक जाती है, तो इसको डायरेक्शनल कहते हैं। और ये पीक है वो बीच वाली यहाँ नीचे होती, और बड़े पंख वाले और छोटे पंख वाले दोनों की पीक ऊपर होती, तो फिर ये डिसरप्टिव इवोल्यूशन होता। ठीक है, तो आप बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लिया करो। फिर 8वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक बहाव किस में संचालित होता है, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट की वो बात कर रहा है। देखो, 2 शब्द है, एक तो जीन फ्लो होता है और एक जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। जीन फ्लो में अंदर क्या होता है, एक जो बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ से कोई जीन का फ्लो है, वो जानबूझकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और नई जगह जाकर एक नई पॉपुलेशन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट में जानबूझकर नहीं जाते, जो संयोग बस जाते हैं, मतलब किसी न किसी माध्यम के द्वारा वो ले जाए जाते हैं। इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं मैंने, जैसे बारिश आई और बाढ़ आई। बाढ़ आने पर क्या हुआ, यहाँ पर मिट्टी में जो जीव जंतु हैं, वहाँ के जो एलिल्स वगैरह हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के कारण चले गए, यानी पानी के माध्यम के द्वारा होके वो चले गए। तो वो जानबूझकर नहीं जा रहे, वो संयोगवश जा रहे हैं, तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। और ये जो कि हार्डी-विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग है, तो ये छोटी पृथक जनसंख्या पर ही लागू हो गया। 9वां क्वेश्चन है, एक निश्चित लोकस पर ए एलील की आवृत्ति 0.6 और स्मॉल ए की 0.4 हो तो विषम युग्मजी की आवृत्ति क्या होगी। तो विषम युग्मजी क्या होता है हार्डी-विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग, देखो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, p² + 2pq + q² = 1। तो इसके अंदर विषम युग्मजी ये है 2pq। तो कई बच्चों ने क्या किया है, p और q को मल्टीप्लाई करके 0.24 आंसर ले दिया, लेकिन ये नहीं होगा। इसको 0.24 को 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2pq विषम युग्मजी है हार्डी-विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर 0.48 आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है आपका
15 का क्वेश्चन है। 15 के क्वेश्चन में ये है, कार्बनिक विकास की समस्या की विधि को हल करने वाले प्रथम हल किसने किया? लेमार्क ने किया। ओपेरिन ने किया। बहुत सारे बच्चों ने ओपेरिन जवाब दिया। ओपेरिन ने तो सिर्फ अवधारणा दी थी कि कैसे कैसे मतलब वो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है, पानी कैसे बना, और वो उन्होंने तो सिर्फ बताया था, ऐसे मतलब कह दिया, ऐसे हल नहीं किया। तो हल करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक है लेमार्क। ठीक है।